हेलो दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2023 है। सुबह के करीब करीब 10 बजे हैं और आज हम रेगुलर फिक्स्ड स्टॉक्स तो हमारे जो प्लैटिनम स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन आज हम दो नए स्टॉक देखेंगे। एक काफ़ी जाना माना है, आपने सुना ही होगा, HDFC बैंक। हम देखेंगे कि HDFC बैंक कैसा कर रहा है। और दूसरा हम देखेंगे आवास करके एक स्टॉक, वीडियो के अंत की तरफ। ख़ास करके हम आज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे फोकस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्लैटिनम स्टॉक से, हमारे जो पसंदीदा स्टॉक है उससे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो हमने देखा कि निफ्टी कल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, परसों भी थोड़ा करेक्ट हुआ था, उसके बाद कल भी थोड़ा करेक्ट हुआ था। कल नहीं, हाँ कल भी थोड़ा करेक्ट हुआ था। आज ये वापस ऊपर की तरफ चला गया है। तो निफ्टी हमें मौके बहुत कम दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बुल रन है, तो करेक्शन थोड़ा थोड़ा होगा जैसे कि पिछले 2 दिनों में हुआ है, लेकिन मोर और लेस मार्केट ऊपर ही की तरफ बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। इसे हम सॉर्ट कर लेते हैं आज के चेंज के मुताबिक। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, एशियन पेंट अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों से ही अभी फिलहाल दूर है। आज करेक्शन में है, लेकिन ट्रेंड ऊपर का बरकरार है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपने सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट छू चुका है और छू के रिएक्ट भी कर चुका है। तो अभी भी मैं कहूँगा टारगेट 2651 का लगाया जाए। तो इसका नोट ले लेते हैं एक। मिनट, ठीक है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अगर आपको 20% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा बेच के लिक्विडिटी इकट्ठा किया जा सकता है 2651.10 पे। अगला स्टॉक है SRF। SRF अपने सप्लाई जोन से काफ़ी दूर, अपने डिमांड जोन से काफ़ी दूर, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। अपना अपवर्ड ट्रेंड इसने बनाए रखा है अभी भी। तो ये है उसका ट्रेंड और ये उसका ट्रेंड। तो अभी फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। PI इंडस्ट्रीज अपने डिमांड जोन को छू चुका है। काफ़ी गिरा था कल, यहाँ पर एक PI इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा ख़रीदा जा सकता है। आइए नोट ले लेते हैं। बाय एट 34 on 5.00 लॉन्ग टर्म स्टॉक, ठीक है। अगला देखते हैं एस्ट्रल। डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों से ही काफ़ी दूर। टाइटन अपवर्ड ट्रेंड बरकरार। डाबर देखते हैं। डाबर ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड हल्का सा तोड़ा है यहाँ पर और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अभी बताना मुश्किल है। ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच करके ऊपर चला जाता है तब मानेंगे कि इसका ट्रेंड टूट गया और अब ये अपर ट्रेंड में है। लेकिन चूंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो संभावना काफ़ी अच्छी है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर अपने अपर ट्रेंड में बरकरार, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास भी अपने अपर ट्रेंड में फिलहाल, अभी तो इसको अपर ट्रेंड ही मान के चलता हूँ मैं। वैसे ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो वोल्टास का डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अगर वीकली चार्ट में जाते हैं तो ये अपने सबसे नीचे वाले हिस्से को छू चुका है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो इस डिमांड जोन को छू चुका है। यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, पर ये बहुत अच्छा डिमांड जोन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको सपोर्ट लेवल माना जाए तो ये यहाँ पर साइडवेज हो चुका है वीकली चार्ट में। तो डेली चार्ट में अब संभावना अच्छी है कि ये अपर ट्रेंड में जाएगा। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच कर जाता है तभी मैं इसे
बुलिश मानूंगा फिलहाल। डिमांड जोन से दूर है, सप्लाई जोन से दूर है, करने के लिए कुछ नहीं। डिवी स्लैब भी अपने करीब करीब टारगेट को छू के नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है और यहाँ पर आके साइडवेज ट्रेंड में हुआ है। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड होने की वजह से ये अपना अपवर्ड ट्रेंड बनाए रखेगा। कंटेनर कॉरपोरेशन अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार। रामको सीमेंट, हाँ रामको सीमेंट अपने टारगेट को छूने ही वाला है, तो इसका भी एक नोट ले लेते हैं। एक्चुअली हाँ जी, ठीक है। अगला हेवल्स देख लेते हैं। तो हेवल्स कुछ करने के लिए फ़िलहाल नहीं है, डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों से ही दूर। टोरेंट फार्मा भी अपने किसी भी लेवल से दूर है। सफारी को हम अभी फ़िलहाल नज़र में रख रहे हैं, ये अभी वापस ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बोनस आने के तुरंत बाद ये कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों के अंदर 4000 छू लेता है। यूजुअली ऐसा होता है कि बोनस के समय जो प्राइस गिरता है वो कुछ ही हफ्तों में या महीनों में रिकवर कर लेता है। तो वैसे हमारा एसेट बेस डबल होता है। तो 2 तारीख को मेरा ख्याल है ये सफारी के बोनस स्टॉक्स हमें मिलने वाले हैं। उससे पहले ऑलरेडी ये प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। देखते हैं ये कब 4000 छूता है। रिलायंस अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टीसीएस देखते हैं। हाँ, टीसीएस अपने सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, मतलब अब ये ऑफिशियली अपवर्ड ट्रेंड में आ चुका है। खैर ये तो अपवर्ड ट्रेंड में था ही, तो अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। अगला टारगेट 4033 है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार, करने के लिए कुछ नहीं। और बजाज फाइनेंस भी फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है, डिमांड जोन से दूर है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम 2 स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आवास। शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक से। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो उसका अभी तक बुल रन शुरू नहीं हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस करता है। उसका नाम ही हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ऑल्दो अब एचडीएफसी नहीं रहा, एचडीएफसी बैंक हो चुका है। तो लेकिन हाउसिंग डेवलपमेंट उसका एक मेजर बिजनेस एरिया है। अगर आप हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक, अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका हमें पहले करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसके लिए हम स्क्रीनर में जाएंगे और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ढूंढेंगे। ये काफ़ी बड़ा कंपनी है, 12,57,403 करोड़ का कंपनी है। तो इसको लार्ज कैप माना चाहिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जा सकती है। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं कंपनी के बारे में तो पढ़ूंगा नहीं। ये उसका प्राइस है, प्राइस को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्रोज अगर देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, हेल्दी, कंपनी हैज़ मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो ये अच्छी बात है। बुरी बातें भी कुछ है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.14 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। वो हम प्राइस पे इतना उसको थोड़ी देर नज़रअंदाज करते हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ 18,22,393 करोड़। तो लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 61,112 करोड़। तो और कहीं से पैसा भी आ रहा है, सिर्फ उसका कोर बैंकिंग में ही इनकम नहीं हो रहा है। तो ये अच्छी बात यूजुअली नहीं मानी जाती। और वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड। तो जितना पैसा पहले 7 दिन पहले पैसा मिल जाता तो ये अपना बिजनेस कंडक्ट कर पाता था, अब 92 दिन लगते हैं इसे। तो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा कंपनी नहीं है, लेकिन है टॉप का कंपनी इन द सेंस कि मार्केट कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो अच्छा,
प्रॉफिट एंड लॉस हम सीधा एनुअल रिजल्ट्स में देखते हैं, तो रेवेन्यू इसका अच्छा रहा है। 28, 35, 42, 50, 63, 73, 85, 1,05,000, 1,22,000, 1,28,000, 1,35,000, 1,70,000, कंसिस्टेंटली इसका रेवेन्यू बढ़ा है और ये करोड़ों में है। तो अभी जैसे मार्च 2023 में 1,70,754 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। अभी ऑलरेडी 3 क्वार्टर में 2,18,758 करोड़ कर चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 1 क्वार्टर अभी भी बचा है। इसका प्रॉफिट देखें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा है। 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 13,000, 16,000, 14,000। ये 2020 में थोड़ा सा गिरा था इसका प्रॉफिट, पर वो तो सारी कंपनीज ने देखा था कोविड की वजह से। फिर 16,000, 20,000, 29,000 और अभी फ़िलहाल 3 क्वार्टर्स में 10,000 करोड़ है। देखते क्या कैसा करता है। नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है, तो कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं है। कैश फ्लोज भी थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, ऑल्दो हाँ। अब आइए देखते हैं इसके प्रमोटर्स का सिचुएशन क्या है। तो 26, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, अब सितंबर 2023 में ज़ीरो हो गया सडनली। अब इसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या है। इसमें थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 25% प्रमोटर्स का शेयर है वो FIIs और DIIs ने खरीद लिया है, क्योंकि FIIs का 33% से 52% हो गया और DIIs का 26% से 30% हो गया। ठीक है, रिटेल थोड़ा सा बढ़ा है, आप देखें तो 12, 13, 13, 13, 14, 14, करीब 14, फिर अब 17 हो गया है। तो ये प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेच दिया। ये वैसे तो बहुत अच्छी बात मानी नहीं जाती है, लेकिन चूंकि FIIs और DIIs ने दबा के खरीदा है स्टॉक को, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि कुछ अच्छा ही है, ये इतना बुरा नहीं है। आइए इसके कॉर्पोरेट एक्शन जल्दी से देख लेते हैं। तो इक्विटी हिस्ट्री, मर्जर, डिविडेंड, इसने अभी तक कोई बोनस नहीं दिया है और स्प्लिट इसने 2011 और 2019 में दिए थे। अब 1 रुपया हो चुका है, मतलब आगे कोई स्प्लिट मिलने की संभावना नहीं है। तो अगर मुझे से पूछे तो HDFC बैंक मुझे उतना अच्छा स्टॉक नहीं लगता है। मतलब है अच्छा स्टॉक फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से, लेकिन और भी स्टॉक है जो इससे भी बेहतर है। तो फिलहाल मैं HDFC बैंक, खैर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाने से पहले, इसका PE रेशियो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज हम स्टॉक को थोड़ा सा PE रेशियो के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे। अब PE रेशियो जनरली होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर आप जल्दी से एक व्हाट इज PE रेशियो सर्च करें तो ये बताता है कि price to earnings ratio is the ratio of valuing a company that measures its current share price relative to its earning per share। तो हर शेयर पर कितना अर्निंग्स हुआ है उसका अभी शेयर प्राइस के साथ कैसा उसका रेशियो है वो मेजर करता है। मतलब अगर PE कम है मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर PE ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू विच इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट डिटरमाइन द स्टॉक्स रिलेटिव वैल्यूएशन, मतलब अभी प्राइस जो है शेयर का वो कम है या ज़्यादा है, क्योंकि ये तो कोई फिक्स तो रहता नहीं है। जैसे आप 1,000 रुपये का अगर स्टॉक है तो ये नहीं कह सकते कि महंगा है, और 22 रुपये का स्टॉक अगर है तो ये नहीं कह सकते कि सस्ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 22 रुपये का स्टॉक एक्चुअली पिछले 1 साल से 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, सडनली अभी 22 हो गए तो इसको बहुत ही हाई माना जाएगा। और उसी प्रकार से कोई स्टॉक मान लो पिछले 1 साल से 2,500, 3,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अभी 1,500 हो गया है, तो ये एक्चुअली कम माना जाएगा। तो उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उसका वैल्यूएशन नहीं है, उसका रिलेटिव वैल्यूएशन देखा जाता है। तो PE रेशियो एक ऐसा साधन है जिससे हम देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस कम है या ज़्यादा है। तो अगर आप इसका PE रेशियो देखें तो इसका PE रेशियो काफ़ी हाई था, पहले 34 के आसपास PE था, 33, फिर गिरते गिरते 26 हुआ, फिर 25, 16, फिर वापस बढ़ते 25 हुआ, करते 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 अभी फ़िलहाल ये 18 के आसपास है। मतलब ये PE रेशियो इसका फिर बहुत कम है, ठीक है। उसके मुकाबले अगर आप ये TTEPS देखिए, चलिए TTEPS भी सर्च कर लेते हैं। अरे चलो ठीक है,
हाँ, क्या हो गया? ये अर्निंग्स पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो पिछले 12 महीनों में ईपीएस इसका कैसा रहा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ईपीएस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अर्निंग्स पर शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम होते जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर पीई कम है और ईपीएस बढ़ते जा रहा है कंसिस्टेंटली, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि शेयर का प्राइस बहुत कम है। अगर ये पीई बढ़ा आगे चल के फ्यूचर में 3 महीने 6 महीने में 38-40 तक गया, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये होता है प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे स्टॉक का वैल्यूएशन करना। इसी प्रकार से एक और स्टॉक है आवास। ये भी हाउसिंग फाइनेंस में भी है, लेकिन ये छोटा प्लेयर है। जहां वो लाखों करोड़ों में है, ये 12,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ये भी इनकॉर्पोरेटेड इन 2011। आवास फाइनेंशियल लिमिटेड प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो छोटा कंपनी है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले, लेकिन बुरा कंपनी नहीं है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 35.8 CAGR ओवर द लास्ट 5 years। अच्छा प्रॉफिट दिया है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। और मीडियन सेल्स बढ़ा है 43.8% के हिसाब से पिछले 10 सालों में, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर कॉन्स देखें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स। अब तो डिविडेंड नहीं दिया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी हल्का सा कम है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द ईयर। सो जैसे एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है, वैसे इसका भी कम हुआ है। तो देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है पीयर कंपैरिजन। देखें तो ये नंबर 5 पे है, इसके ऊपर काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी है। एचडीएफसी बैंक इसमें नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कोर बैंकिंग में है, ये प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस में है, तो उस हिसाब से। फिर अगर हम इसका प्रॉफिट सालाना देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ा है 18, 54, 104, 191, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1600, तो बहुत तेज़ी से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा है। अगर हम इसके एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ देखें तो एसेट्स बढ़े हैं और लायबिलिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कैश फ्लोज इसके इतने अच्छे तो नहीं है। रेशियोज रिटर्न ऑन इक्विटी 13-14% के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि हमने देखा गिरा है, 50 से 40 हुआ और फिर 40 पे बरकरार है। लेकिन सवाल ये है कि ये गया कहाँ। तो FII इसका 31 था, फिर 40 के आसपास पहुंचा, 37 हुआ, 38, 35 और अभी 35 पे है। DII इसका 9 से 10 के आसपास रहा, फिर 11 हुआ, फिर 12, 12.5, 14। तो DII और FII का इसमें रेशियो बढ़ा है। और रिटेल देखते हैं 9, 10, 11, 12, फिर 9, 11, 11, तो करीब करीब उतना ही है। 9 से 11 हुआ है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो, लेकिन बीच में 12 हुआ था, वहाँ से अब कम हुआ है। मतलब जो DIIs और FIIs है वो स्टॉक को खरीद रहे हैं प्रमोटर से भी और रिटेल इन्वेस्टर से भी, तो ये इतना बुरा तो नहीं है। जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी देखा, कॉर्पोरेट एक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ना डिविडेंड देता है, ना बोनस देता है, ना ये देता है। अब आइए देखते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग्स कैसा है। ठीक है, तो PE रेशियो अगर आप देखें, इसका एक तरफ अर्निंग्स पर शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ा है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग्स घटा है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में, ये 5 साल का देख रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म में इसका PE रेशियो बहुत कम है। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो PE रेशियो बढ़ा है, इसका मतलब अभी फिलहाल वैल्यूएशन ज़्यादा है और ये बढ़ना शुरू हुआ है अगर 6 महीने का देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में ये PE रेशियो बढ़ के 31 तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो दुगने से तिगने तक जा सकता है। तो अभी अगर स्टॉक प्राइस 1500 रुपये चल रहा है, ये 1500 का 3000 हो सकता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर। लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता,
मैं प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अभी स्टॉक का प्राइस कैसा है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि आवास का स्टॉक का प्राइस कैसा है, क्योंकि फंडामेंटल्स में एचडीएफसी बैंक मुझे तो इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन आवास मुझे थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है क्योंकि ये सस्ता स्टॉक है, स्मॉल कैप भी है और पोटेंशियल भी रखता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है और यही पीई भी बता रहा है हमें कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसका मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट इसका ऊपर नीचे है, काफ़ी ऊपर तक जा चुका है एक बार, फिर नीचे आया है, तो फिलहाल तो इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ से ये पिकअप करना शुरू कर रहा है अभी। तो ये एक डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन को छू के यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा है, मंथली डिमांड जोन था। वीकली देखते हैं, यही वीकली डिमांड जोन भी है। अगर इसको मान के चले तो डिमांड जोन को छू के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच करके ऊपर निकल गया तब मैं मानूंगा कि ये अपर ट्रेंड में है, तब तक ये अपर ट्रेंड में नहीं है। खैर, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे ताकि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। डेली चार्ट देखते हैं फटाफट। हाँ जी, तो डेली चार्ट में क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक डिमांड जोन था जिसको छू के ये निकला है। इसको अगर डिमांड जोन मान के चले तो खैर काफ़ी बड़ा डिमांड जोन है। ठीक है, करीब करीब छू के निकला है। अगर इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम करते हैं। ठीक है, ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, इसको छू के ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। यहाँ पर एक और डिमांड जोन बना तो है। ठीक है, अगर ये हमें प्राइस फिर से मिलता है, नहीं, मैं इसी को मान के चलूँगा। एंट्री लेते हैं हम लोग 1400 पे चलिए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते हैं हम यहाँ 1340 पे। ठीक है, और इसका टारगेट हम लोग लगाते हैं फिलहाल। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे टारगेट लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके होल्ड करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें भी करने के लिए कुछ नहीं है, पर इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। तो मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। जब भी ये स्टॉक 1600 रुपये के, नहीं 1600 कह रहा हूँ, सॉरी, 1550 रुपये के नीचे जाएगा, हम इसे खरीदेंगे। अलर्ट लगा चुके हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमने अपने पसंदीदा स्टॉक्स को देखा, हमने दूसरे स्टॉक्स को देखे जिसका पी रेशियो अभी फ़िलहाल बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन कम है और उसे 3 से 6 महीने के समय में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता और अभी फ़िलहाल इस स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं है तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा। अलर्ट लगाया है हमने आवाज़ पे, जब ये प्राइस नीचे जाएगा तब हम देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से बता दूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मेरा डिसीजन किस लॉजिक पे बेस्ड है और मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता है। मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप, मैं, हम सभी दोस्त ढेर सारा पैसा बनाते रहें। धन्यवाद।